वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो नेचर में होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई जिसे मैं Pn लिख रही हूँ, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई नेचर में कौन से होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये दोनों हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के साथ में जब मेल गैमेट संलयन करता है या संलयित होता है, फ्यूज होता है, जो होता है नेचर में हैप्लॉइड, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो जब डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होंगे, संलयित होंगे, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होगा या ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होगा। ये न्यूक्लियस आगे डिवीजन करता है और फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ये नेचर में होता है ट्रिप्लॉइड। तो मैंने एंडोस्पर्म की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर सीड्स को दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो सीड्स? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा था एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? जिन सीड्स में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। क्यों होता है? कि जो परिवर्तनशील भ्रूण होता है या परिवर्धन करता हुआ डेवलप होता हुआ भ्रूण होता है, वो उस कंप्लीट एंडोस्पर्म का उपयोग अपना पोषण प्राप्त करने के लिए और डेवलपमेंट में काम में ले लेता है, इसलिए उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, मटर, चना, सेम आदि। तो मटर, चना, सेम आदि के सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। मीन्स उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और ये जो सीड्स होते हैं, इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों या कोटाइलेडन्स में होता है। इन बीज पत्रों या कोटाइलेडन्स में संचित भोजन का उपयोग ये अंकुरण में करते हैं, या जब ये अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तब इस संचित भोजन का वो उपयोग करते हैं। फिर आते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो मैंने बताया था एंडोस्पर्मिक सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जो एम्ब्रियो होता है वो अपने डेवलपमेंट के दौरान संपूर्ण या कंप्लीट एंडोस्पर्म का यूज़ नहीं कर पाता है और वो थोड़ी या कुछ मात्रा में शेष रह जाता है, वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? चावल, मक्का आदि। इनमें एंडोस्पर्म थोड़ी मात्रा में शेष रह जाता है। फिर मैंने पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। इन्हें बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मीन्स भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। तो जो एंडोस्पर्म है, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? पहला था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
दूसरा था सेल्युलर एंडोस्पर्म, और तीसरा था हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार के एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे कई सारे डॉटर न्यूक्लियस या पुत्री न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके जाइगोट, मीन्स मेल गैमेट और एग सेल से क्या बना था, जाइगोट। ये है आपके एम्ब्रियो सैक, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें मैंने बताया था क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं तो यह जो संरचना है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, मीन्स यह एम्ब्रियो सैक बहुकेंद्र की हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम पश्चात जो एम्ब्रियो सैक का मध्य भाग होता है वहाँ पे वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये जो पुत्री केंद्रक होते हैं डॉटर न्यूक्लियस, ये परिधि की ओर आ जाते हैं। ये थी वैक्यूल, और धीरे धीरे ये वैक्यूल खत्म हो जाती है, जो मध्य में वैक्यूल थी वो खत्म हो जाती है, और जो केंद्रक परिधि की ओर थे वो उनके चारों ओर वॉल फॉर्मेशन या भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो पहले जो केंद्रक मुक्त अवस्था में थे वो वैक्यूल निर्माण के कारण परिधि की तरफ आ जाते हैं, और परिधि की तरफ आने के बाद में इनके बाहर वॉल फॉर्मेशन या भित्ति निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये सेल्युलर हो जाते हैं। तो यह पहले न्यूक्लियर अवस्था में होते हैं, फिर सेल्युलर अवस्था में चले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट, जिसे बोलते हैं कोकस न्यूसिफेरा। तो कोकस न्यूसिफेरा में क्या होता है कि जो उसमें लिक्विड पाया जाता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म का उदाहरण है, मीन्स द्रव्य भ्रूणपोष होता है, और इस द्रव्य भ्रूणपोष के कारण, या मैं यूँ बोलूँ कि जो नारियल की कच्ची गिरी होती है वो भाग तो होता है कि जो केंद्रक परिधि पे जाके सेल्युलर हो जाते हैं, मीन्स उनके बाहर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो नारियल की कच्ची गिरी बनाते हैं, और जो उसमें लिक्विड होता है, पानी होता है, वो फ्री न्यूक्लियर या फ्री डॉटर न्यूक्लियस को शो करता है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो नारियल की कच्ची गिरी वो न्यूक्लियस होते हैं या वो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं जो भित्ति की तरफ जाके वॉल फॉर्मेशन कर लेते हैं या भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, और जो मध्य में द्रव होता है, लिक्विड होता है, वह लिक्विड वो लिक्विड होता है जो मुक्त केंद्र की अवस्था को दर्शाता है। फिर है आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सुपारी, जिसे बोलते हैं अरेका कटेचु। तो सुपारी के अंदर क्या होता है कि नारियल के समान ही उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो परिधि की तरफ, जिसमें जो केंद्रक होते हैं, डॉटर न्यूक्लियस होते हैं, वो परिधि की तरफ जाके वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक की संपूर्ण गुहा होती है वो विरूपित एंडोस्पर्म के द्वारा घेर ली जाती है। मीन्स नारियल में तो
खाली स्पेस रह जाता है जिसमें लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, लेकिन सुपारी में क्या होता है, वो कंप्लीट जो गुहा होती है, केविटी होती है, बीच का मध्य खाली भाग होता है, वो एंडोस्पर्म के द्वारा घेर लिया जाता है और ये विरूपित एंडोस्पर्म बाद में कठोर व दृढ़ हो जाता है, जिसके कारण सुपारी की जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ दिखाई देती है और खुरदरी दिखाई देती है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म कहलाता है रूमिनेट एंडोस्पर्म। इस रूमिनेट एंडोस्पर्म को चर्विताभ भी बोलते हैं। तो आपके छोटा क्वेश्चन आता है कि सुपारी में किस प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है, या यूँ पूछ सकते हैं कि रूमिनेट एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है और ये क्या होता है। तो ये नारियल के समान ही एंडोस्पर्म होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक की केविटी या गुहा होती है वो विरूपित एंडोस्पर्म द्वारा कंप्लीटली घेर ली जाती है और वह जो विरूपित एंडोस्पर्म है वो बाद में कठोर और दृढ़ हो जाता है, जिससे इसकी सतह खुरदरी एवं उबड़ खाबड़ दिखाई देती है, जिसे रूमिनेट एंडोस्पर्म या चर्विताभ एंडोस्पर्म भी कहते हैं। फिर है आपके सेकंड टाइप सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है इसमें भी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं या अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और बाद में या इसके साथ ही साइटोकाइनेसिस होता है। तो क्या होगा इसमें कि जो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, उसके साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण ये जो, या मैं इसको बाद में समझाऊंगी, पहले ये समझ लो कि सेलुलर एंडोस्पर्म में जो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और इस ट्रांसवर्स डिवीज़न के साथ साथ ही उसमें साइटोकाइनेसिस होता है। जबकि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें क्या होता है कि ओनली पहले उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं या केंद्रक विभाजन होते हैं, उसके बाद में उसमें वॉल फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें न्यूक्लियस के ट्रांसफर डिवीज़न के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होने से ये कंप्लीट सेल सेल्यूलर दिखाई देती है और इससे बनने वाला एंडोस्पर्म भी सेल्यूलर प्रकार का होता है। ये ऐसे दिखाई देता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म और ये है एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा कि ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहले ट्रांसफर डिविजन्स होंगे और ट्रांसफर्स डिवीजन के साथ साथ इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। मीन्स इस स्टेज में न्यूक्लियस कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है उसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, लेकिन इस प्रकार के एंडोस्पर्म में कभी भी मुक्त केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अर्थात
न्यूक्लियस की डिवीज़न के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है और उसके साथ ही यह संरचना कोशिकीय या सेल्युलर हो जाती है कंप्लीटली। तो यह है इसमें ट्रांसफर डिवीज़न और ये है इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें इस प्रकार के एंडोस्पर्म बनते हैं और श्नार्फ में श्नार्फ ने सेलुलर एंडोस्पर्म को 4 भागों में डिवाइड किया था या 4 प्रकारों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एडोक्सा, वर्बेस्कम, ठीक है। तो एडोक्सा में क्या होता है कि फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो होता है लंबवत और इससे बनने वाला एंडोस्पर्म लंबी सेल युक्त होता है, उदग्र होता है और इस तरह से इसमें विन्यास होता है। तो एडोक्सा टाइप में क्या होगा कि इसमें बनने वाला एंडोस्पर्म में लंबवत या मैं यूँ कहूँ कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में लंबवत विभाजन होते हैं और लंबवत विभाजन के फलस्वरूप उदग्र, लंबी व खड़ी बेलनाकार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये बेलनाकार कोशिकाएं कौन सी हो गई? एंडोस्पर्म की कोशिकाएं। वर्बेस्कम टाइप में पहले तो होता है ट्रांसवर्स डिवीज़न और फिर होता है दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न। उसके अलावा जो कुछ अलग टाइप्स होते हैं उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डिवीज़न्स तो होते हैं ट्रांसवर्स और जिससे डॉटर सेल्स एक दूसरे के ऊपर पट्टियों के रूप में पाई जाती है और एक मायोसिस में क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें तिरछा विभाजन होता है जिससे 2 असमान सेल्स का निर्माण होता है। फिर आते हैं आपके हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में पहले तो कोशिकाएं न्यूक्लियर होती है फिर सेलुलर हो जाती है। या मैं यूँ बोलूँ कि जो हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म होता है उसमें सेलुलर एवं न्यूक्लियर दोनों कोशिकाएं आधा आधा भाग बनाती है। तो इसमें डिविजन्स कैसे होते हैं वो देखो। ये है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो सबसे पहले पॉइंट क्या होगा कि हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है कि इस प्रकार के एंडोस्पर्म का आधा भाग सेल्युलर होता है और आधा भाग न्यूक्लियर होता है। मीन्स ये दोनों तरह का मिक्सअप होता है। और इसमें क्या होता है कि जो डिविजन्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे और इनमें से जो डॉटर न्यूक्लियस बने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप जो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करते हैं। ये है यहाँ पे एम्ब्रियो, जो यहाँ पे जाइगोट था वो यहाँ पे है एम्ब्रियो। और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं उनमें से जो माइक्रोपाइलर साइट्स होती है वो हो जाती है सेल्युलर, ऐसे।
और जो चैलेजल साइड होती है, मैं माइक्रोपाइलर साइड को एम से और चैलेजल साइड को सी से इंडिकेट कर रही हूँ, और जो चैलेजल साइड होती है वो होती है सेल्यूलर। तो क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स या दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और इन न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो माइक्रोपाइलर साइड की जो सेल होती है, मीन्स ये वाली सेल, ये सेल जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है वो सारे डॉटर न्यूक्लियाई सेल्यूलर हो जाते हैं या अपने चारों ओर वॉल फॉर्मेशन कर लेते हैं, जबकि जो चैलेजल साइड होती है वहाँ, या मैं ऐसे बोलूँ कि चैलेजल साइड की जो सेल होती है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, तो वो केंद्रक अपने चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन नहीं करते और एम्ब्रियो सेक में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद में जो चैलेजल साइड या चैलेजल चैम्बर बोल सकते हैं, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, ये है माइक्रोपाइलर चैम्बर और ये है चैलेजल चैम्बर। तो अब देखना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे दो सेल्स बनी, एक थी माइक्रोपाइलर साइड पे और एक थी चैलेजल साइड पे। तो इन सेल्स ने दो भागों में अपने आप को विभक्त कर लिया। जो माइक्रोपाइलर साइड पे थी उसने बनाया माइक्रोपाइलर चैम्बर, और जो चैलेजल साइड थी उसने बनाया चैलेजल चैम्बर। ठीक है, अब जो माइक्रोपाइलर चैम्बर की जो डॉटर न्यूक्लियस था उसने अपने अंदर डिविजन्स किए, या मुक्त केंद्र की या फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करके ये हो गए सेल्यूलर, जबकि जो चैलेजल चैम्बर के न्यूक्लियस थे वो उन्होंने मुक्त केंद्र की विभाजन तो किए लेकिन अपने चारों ओर वॉल फॉर्मेशन नहीं किया। लेकिन थोड़े टाइम बाद में जो चैलेजल चैम्बर के जो न्यूक्लियस थे ये जो चैलेजल चैम्बर के न्यूक्लियस थे इनमें बीच में बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, या ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो विघटित होने लगते हैं। तो क्या होगा कि जो चैलेजल चैम्बर में मुक्त केंद्रक पाए गए थे उन मुक्त केंद्रकों के विघटन से धीरे धीरे बीच में बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, और जो माइक्रोपाइल चैम्बर की जो सेल्स थी उनके द्वारा चैलेजल साइड को भर दिया जाता है, जिससे कि ये भाग भी थोड़ी तरह सेल्यूलर हो जाता है। इस तरह इनमें हेलोबियल टाइप में आधा भाग न्यूक्लियर होता है और आधा भाग सेल्यूलर होता है। कैसे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसमें ट्रांसफर डिवीजन से दो सेल बनी, माइक्रोपाइलर साइड की जो न्यूक्लियस था उसने माइक्रोपाइलर चैम्बर बनाया और चैलेजल साइड के ने चैलेजल चैम्बर बनाया। अब इनमें मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं जिससे माइक्रोपाइलर चैम्बर की जो न्यूक्लियस थे उनके चारों ओर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और वो सेल्यूलर हो जाते हैं, जबकि चैलेजल चैम्बर की सेल्स कि बहुकेंद्र की होने के साथ साथ ही लिक्विड स्टेज में थी, या इनके न्यूक्लियस ने चारों ओर वॉल फॉर्मेशन नहीं किया। थोड़े टाइम बाद में जो चैलेजल चैम्बर की जो न्यूक्लियस थे उनका विघटन हो जाता है और बीच में बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिससे थोड़े टाइम पश्चात में जो माइक्रोपाइल चैम्बर की जो सेल्स थी उसके द्वारा चैलेजल चैम्बर को भर दिया जाता है और वो धीरे धीरे सेल्यूलर हो जाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल है मोनोकोट में हेलोबियल के मेंबर्स। और इसके साथ ही आपके एंडोस्पर्म के टाइप खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एम्ब्रियो सेक के अवशोषण के लिए बनने वाले चूषकांग या हॉस्टोरिया में पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।